स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो हम इस टॉपिक को चार पार्ट्स इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन और फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। और इस डिवीजन का मकसद ये है कि ये टॉपिक आसानी से समझ आ जाए और हमेशा के लिए माइंड सेट में भी रहे। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि डिफरेंट है दूसरी सेल ऑर्गेनेली से ड्यू टू इट्स मार्फोलॉजी। ये अपनी स्ट्रक्चर साख्त की वजह से दूसरी सेल ऑर्गेनेली से मुख्तलिफ होती है क्योंकि इसकी मार्फोलॉजी दूसरी सेल ऑर्गेनेली से मुख्तलिफ है। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के दूसरे पॉइंट को देखें तो ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसको डी डो नामी साइंसदान ने 1949 में डिस्कवर्ड और आइसोलेट किया। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के दूसरे पॉइंट को देखें तो इसका जो नाम है लाइसोसोम, उसमें लाइसो का मतलब स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब बॉडी, मतलब ये स्प्लिटिंग बॉडी है, स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर है, चीज़ों को तोड़ देती है। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के चौथे पॉइंट को देखें तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के पांचवें पॉइंट को देखें तो ये मोस्टली उन सेल में पाई जाती है जिन्होंने फाइगोसाइटिक एक्टिविटी को एग्जिबिट करना होता है, जिनके पास फाइगोसाइटिक एक्टिविटी मौजूद होती है उनमें ये पाई जाती है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो सिंपल सेक्स पर मुश्तमिल होती है जिनके अंदर एसिड फास्फेटेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं और बॉन्डेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब ये सिर्फ ये जो सेक्स हैं सेक्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक और एसिड फास्फेटेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सिंपल इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब अगर हम इसकी फार्मेशन की बात करें तो इसके जो एंजाइम है इसके, ये तो सिंगल मेम्ब्रेन तो है, इसके अंदर जो एंजाइम मौजूद हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और वो प्रोसेस्ड होते हैं गाल्गी अपैरेटस में। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन्स की सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन को ये बना रहे होते हैं तो प्रोटीन जो हैं वही एंजाइम भी होती हैं। यही जो प्रोटीन पर मुश्तमिल एंजाइम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पार्ट है वहाँ बनते हैं और गाल्गी अपैरेटस उनको पैक करता है, उन पर प्रोसेस करता है, उनको पैक करके बाहर जब भेजता है तो उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। और प्राइमरी लाइसोसोम जो हैं चीज़ों को फैगोसाइटिक जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते हैं और इसको डाइजेशन के लिए सेल से बाहर भी भेज सकते हैं। अब हम इसको देखें तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं और गाल्गी अपैरेटस में प्रोसेस्ड होकर पैक होकर बाहर आते हैं और प्रोसेस एंजाइम बर्ड ऑफ एज गाल्गी वेसिकल्स के तौर पर ये बाहर बर्ड ऑफ होते हैं और निकलते हैं और इनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स भी कहते हैं। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट सेल के अंदर इंटर हो तो उसको इंगल्फ करना, निगलना इसी का काम होता है, उसको लाइसोसोम्स ही इंगल्फ करता है। अब अगर हम इसके दूसरे फंक्शन को देखें तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्रेक डाउन कर देता है लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्टेबल पीसेज में। जो सेल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ इंटर हो उसको ये डाइजेस्टेबल पीसेज में ब्रेक डाउन कर देता है और इस अमल को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर हम इसका तीसरा फंक्शन देखें तो इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फैगोसाइटाइज्ड करते हैं, फूड को निगल लेते हैं। ये इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं। और ये जो हमारे पास लाइसोसोम्स हैं ये ऑटोफैगी जो है, ऑटोफैगी प्रोसेस, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, सेल के अपने पार्ट्स को खाने का प्रोसेस जो है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि सेल के जो ओल्ड पार्ट्स हैं उनको बर्न आउट करना, उनको निगलना, उनको ब्रेक डाउन करना वो भी लाइसोसोम्स का काम होता है। और ओल्ड जो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको भी यही ऑटोफैगी के ज़रिए ईट कर जाते हैं, तोड़ देते हैं। और ये जो लाइसोसोम्स हैं जो कि ये ऑटोफैगी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस को सरअंजाम देते हैं उनको हम ऑटोफैगोसोम्स कहते हैं। और इनको हम ऑटोफैगोसोम जो एंजाइम्स हैं जो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स भी कहते हैं। इस तरीक़ा से जो सेल है उसको रीन्यू किया जा सकता है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है क्योंकि ओल्ड पार्ट्स को ये तोड़ देते हैं और सेल को नया बना सकते हैं। और ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास लाइसोसोम्स हैं ये सेल से बाहर जो है, सेल से बाहर जो डाइजेशन हो रही होती है उसके लिए एंजाइम्स को भी भेजते हैं, सेल से बाहर भी डाइजेशन करा सकते हैं। और इसकी जो लाइसोसोम्स है इसकी अगर कमी हो जाए, ये मौजूद ना हो तो इसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो सेल के अंदर जिनको इसने डाइजेस्ट करने से वो अकामुलेट हो जाती हैं। और ऐसी बीमारियां जो चीज़ों का अकामुलेट होने की वजह से उनको हम लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं, जो कि अकामुलेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह उनकी अकामुलेशन की वजह से, उनका इकट्ठा हो जाने की वजह से सेल में
ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनको हम लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। अगर हम इसके फर्दर फंक्शन को देखें तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो म्यूटेशन है जीन में ऐसी तब्दीली आती है, कोई भी जीन में तब्दीली आती है जिसकी वजह से वो एंजाइम जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं उन पर इफेक्ट होता है। मतलब लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो नहीं बांध पाते, जिसकी वजह से वो जो जिन चीज़ों को उन्होंने कैटाबोलाइज करना था वो चीज़ें तो अकामुलेट हो जाएंगी ना। इसी वजह से ये जो म्यूटेशन होती है जीन्स में तब्दीली होती है जो कि लाइसोसोम्स एंजाइम की प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह से चीज़ें कैटाबोलाइज नहीं हो सकती और चीज़ें अकामुलेट हो जाती हैं। और लीवर्स और मसल्स जो हैं वो ग्लाइकोजन जो है उससे फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, अगर ये वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को कैटाबोलाइज करते हैं वो मौजूद ना हो तो, वो एब्सेंट हो तो। इसकी वजह से 20 डिजीज़ हैं तकरीबन जो चीज़ों को अकामुलेट हो जाने की वजह से, लाइसोसोम्स की एब्सेंस की वजह से हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक को डिस्कस किया गया है जिसका नाम है tay-Sachs डिजीज़। और इसमें होता क्या है, वो एंजाइम जो लिपिड्स को कैटाबोलाइज करते हैं उनकी एब्सेंस होती है, वो नहीं होती है, उनकी कमी होती है, लैग होती है। इसी वजह से लिपिड जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं, इसकी वजह से tay-Sachs डिजीज़ हो सकती है। और अकामुलेशन जो लिपिड है वो अगर ब्रेन सेल में हो तो उसकी वजह से जो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, दिमाग सही तरह से काम नहीं करता और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।